अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम संतोष कुमार है। बेसिकली मैं अमरकोट से पाकिस्तान से हूँ और आजकल डिजिटल लिटरेसी जंगशाही पे काम कर रहा हूँ। तो आज हमारे तमाम प्यारे और ज़बरदस्त गेस्ट, हैंडसम गेस्ट मौजूद हैं। राना इकबाल तुर्की वाले, राना जाहिद तुर्की वाले, जो 3 साल तुर्की में रह के आए हैं और हमारे मेंटोर, हमारे उस्ताद सर रेहान से जुड़ने के बाद यहाँ पाकिस्तान में सर के मिशन को सर अंजाम दे रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं। तो मुझे खुशी हुई। आइए इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं इनका 3 साल का तजुर्बा कैसा रहा तुर्की में। और यहाँ सिंध में आए हैं, बेसिकली गुजरावाला पंजाब लाहौर से हैं और रेहान हेल्प सेंटर पे भी काम कर रहे हैं। जो तुर्की में जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको किस तरह से यानी कि कोई भी हेल्प की नीड हो या कोई भी मसला या कोई प्रॉब्लम, कोई भी इशू, उनको किस तरह से हेल्प की नीड पहुंचाई सके। तो आइए इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं इनकी पूरी लाइफ की जर्नी। राना जाहिद तुर्की वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया और आपको भी नमस्कार, बड़ी मेहरबानी। तो मैं अपना बताता चलूँ, मेरा नाम राना जाहिद तुर्की वाला और मैं गुजरावाला पंजाब पाकिस्तान से हूँ। और पिछले 3 को माह हो गए हैं तकरीबन, हाँ आज तकरीबन 3 माह हो गए हैं मैं रेहान फाउंडेशन के साथ जुड़ा हूँ और सर की शागिर्दी में हूँ। और चूँकि मैं पंजाबी हूँ तो ज़रा हो सकता है थोड़ा मेरा एक्सेंट, मेरा लहजा पंजाबियों वाला हो। उर्दू में आपको कहीं कहीं पंजाबी नज़र आ रही होगी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल, उधर रह के आया हूँ। बाकी पूरे तुर्की में मुझे थोड़ा थोड़ा रुकने का मौका मिला, तो पूरा तुर्की घूमा हूँ मैं शुरू से लेके एंड तक। लेकिन बाकी मेरा जो ज़्यादा वक्त है ना, तकरीबन पौने 3 साल के करीब, नहीं इस्तांबुल में पूरे 3 साल में रहा हूँ, बाकी जो ऊपर 2-3 माह वो बाकी दूसरे शहरों में रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर से बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिला, देखने को भी मिला और नई नई चीज़ें, सकाफ़त और उनके तारीख़ी मकामात, तो बड़ा ज़बरदस्त रहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस। फिर उसके अलावा मुझे तुर्किश लैंग्वेज आती है, मुकम्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि अब जो मेरी मौजूदा कंडीशन है 60-70% तकरीबन मुझे आती है। हो सकता है ज़्यादा आती हो या कम, लेकिन मुझे लगता है इतनी आती है। तो ये तादाद दिन ब दिन कम क्यों होती जा रही है परसेंटेज, इसलिए कि मैं इधर बोलना छोड़ गया हूँ और इधर को तुर्की बोलने वाला मिलता नहीं है। तो अभी भी खैर बात करता हूँ मैं तुर्की में, इसलिए कि मेरी जो तुर्किश लैंग्वेज है उसकी रवानगी, उसका तसलसल बरकरार रहे। तो उसके अलावा जैसे आपने रेहान हेल्प सेंटर का बताया, बिल्कुल उधर रहते हुए ही मैंने ये चीज़ सोची थी, प्लान किया था। उधर रह के मैं अपना ज़ाती आपको बताता चलूँ कि हेल्प सेंटर चला रहा था। अच्छा, वहाँ और वो हेल्प सेंटर जो है ना, उसकी नोयत और थी, उसका तरीक़ाकार और था। यानी उधर चूँकि मैं दीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, ज़रा मौलवी टाइप बंदा हूँ, तो उधर लोग मुझे हाफिज़ के नाम से जानते थे। वहाँ हाफिज़ के नाम से। इस्तांबुल का जो शहर है, इस्तांबुल में जो जिस मोहल्ले में मैं रहा हूँ, मोहल्ले को मोहल्ला ही कहते हैं तुर्की ज़ुबान में। उस मोहल्ले का नाम था जनाब दुर्दिंजी लेमंट, ठीक है। तो उधर मैं रहा हूँ, तुर्की की सबसे ऊंची बिल्डिंग है उधर, सफ़ीर बिल्डिंग। उस सफ़ीर बिल्डिंग सबसे ऊंची है पूरे तुर्की की। तो उसके पड़ोस में रहने का मुझे मौका मिला। बड़ा पोश एरिया, बड़े पढ़े लिखे लोग और पाकिस्तानियों की तादाद इंतहाई कम। तो उधर भी मैं हेल्प सेंटर ही चला रहा था, लेकिन वो ज़रा देसी किस्म का था। और उधर मैं क्या काम करता था, यही कि जब मुझे उधर जाने का मौका मिला तो मैं क्या देखता हूँ कि जगह जगह पे खौफ व हरास फैला हुआ है। और खौफ व हरास किस चीज़ का, कि लोग जनाब उधर एक दूसरे को अगवा कर लेते हैं, ठीक है। अफ़गानी पाकिस्तानियों को अगवा कर लेते हैं और ज़्यादा ये काम जो है ना अफ़गानी हजरात ही करते थे, पाकिस्तानी भी करते, उनको देख के शुरू हो गए थे। तो मुझे भी बड़ा डराया गया और था भी मामला संगीन। रोज़ाना की बुनियाद पे 2-4 वीडियोज़ आ जाती थी कि जी उसको भी पकड़ लिया गया, उसको भी। और जिस कदर वो बेदर्दी से इंसान को मारते थे पैसे निकलवाने के लिए, क्योंकि अजियत ना देंगे, कोई चीखेगा नहीं, किसी के बदन पे गर्म इस्त्री नहीं लगाएंगे, तो कैसे वो कहेगा कि कुछ भी कर दो मुझे बचा लो इधर से।
तो अभी सुबह रोटी पकाते हुए मेरा हाथ थोड़ा सा तवे को लगा तो मुझे पता चल गया, तो स्त्री तो फिर पूरा वो ठप्पा लगा देते थे। तो संतोष ये बात है कि वो इस तरह अजियत देते थे इंसानों को। और मेरे गुजरांवाला के एक नौजवान उधर फंस गया। मुझे पता चला, उस हरामखोर से मैंने बात की, क्या चाहते हो, कितने पैसे? उसने कहा जी इतने पैसे लूँगा। पाकिस्तानी कितने पैसे मांगे? पाकिस्तानी उसने कोई लाख के करीब करीब पैसे मांगे। तो मैंने कहा ये नहीं, मुझे पता चल गया कि ये नशई सा बंदा है और इसे कैसे तोड़ना मरोड़ना है। मैंने लफ्ज़ों में उसे मार दी और एक तुर्किश लीरे में मैंने उससे डील की। कुछ पैसे उसने मांगे, मैंने उस पर तय कर दिया। मैंने कहा तुम्हें मिल जाएंगे, इस नौजवान को छोड़ दो। और उन्होंने डंडों के ऊपर टेप लपेटी होती है। अच्छा। बड़े स्पेशल से डंडे भी उन्होंने बनाए होते हैं बंदों को मारने के लिए, और जितने भी उन्हें गैजेट्स चाहिए बंदे को तकलीफ़ देने के लिए, वो सारे उनके पास होते हैं। अच्छा, मैंने उससे बात की, अपने बंदे को छुड़वाया और उसे काम पे लगवा दिया। उसके पास जब पैसे आए कोई 1 माह बाद, मोबाइल भी लिया उसने, ये वो, दोबारा उसी घर में चला गया कि जी मेरा उधर एक दोस्त रहता है। उधर गया, उन्होंने फिर पकड़ लिया। फिर जब मुझे दोबारा खबर हुई कि आफा साहब वो तो आपका बंदा जो है, फिर उन्होंने जो पकड़ा हुआ है। अब किस लिए? मैंने कहा जी अब किस लिए? वो जी हमारा हिसाब गलत हो गया, हमारा कोई हिसाब इसकी तरफ निकलता था, हमने लेने थे। तो मैंने कहा ये तो काम नहीं ठीक होगा। मैंने फिर क्या किया जनाब, मैंने फिर उससे उस दफ़ा पैसों वाली बात नहीं की। फिर मैंने कहा अब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो लातें तो नहीं, अलबत्ता हाथ मेरे चलते थे, ज़रा ठीक थे। मैंने कहा चलो, उससे भी मैंने कहा पकड़ लो इन्हें। ये मैं बता रहा हूँ, मेरा हेल्प सेंटर था, लेकिन इस अंदाज का। वहाँ पे आपने थोड़ी सी फाइटिंग? हाँ जी, उधर अपना यही काम था। और उसे फिर ठीक किया उधर जनाब, फिर उससे अपना ही मोबाइल वापस लिया। अब तक चूँकि मुझे 3 माह गुजर चुके थे इस्तांबुल में, मेरे अच्छे खासे तल्लुकात थे, ज़ुबान मुझे आती थी, जो सबसे पहले मैंने सीखी। और मेरे जो साथी हैं जो अभी भी उधर हैं, जो मेरे साथ गए थे, वो अभी भी मुझसे ही फ़ोन करके कहते हैं हाफ़िज़ साहब ये ज़रा डॉक्टर को कहिएगा कि मुझे दवाई फ़लाँ दे दे। मेडिकल स्टोर पे जाके मेरी बात करवाते हैं। तो ये तो है तवज्जो की साल, जिस बात पे फोकस देते हैं रेहान साहब कि ध्यान करो ध्यान करो। ये ध्यान करने से, फोकस करने से ही सारी चीज़ें आती हैं, वरना नहीं। ठीक है, अपने आप को पकड़ो, ध्यान करो। जी। तो मैंने ध्यान किया, मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि ज़ुबान तो आनी चाहिए, किसी तक बंदा अपने ख़यालात का इजहार करे, अपनी जो बात है अगले को समझाने में कामयाब हो। तो जो बात समझाने वाली, ये तो मैं 1 माह में सीख गया था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फिर किया, फिर उधर रह के तर्जुमानी का भी मौका मिला, वो भी किया। और ऑफिशियली भी मुझे करने का मौका मिला फ़ौजियों के साथ। तो उसी तरफ आता हूँ मैंने फिर जनाब उधर से थोड़ा सा कह लें कि दूसरा रूप दिखा के उससे नौजवान को छुड़वाया। फिर मैंने नौजवान ढूंढे जिनको टॉर्चर किया गया था, जिन्होंने पेमेंट दी हुई थी। फिर टीम बनाई। मैंने कहा जी कि आपके साथ ये जुल्म हुआ है और आप चाहते हो कि बाकी पाकिस्तानियों के साथ ऐसा। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं जी, पर हाफ़िज़ साहब हम तो इलीगल हैं। पुलिस, इलीगल बंदे की पुलिस नहीं सुनती उधर, कुछ भी हो जाए। लीगल वाला ही उधर हाजी है, नमाजी है, और लोग इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो जैसे उन्होंने टीमें बनाई हुई थी बंदों को टॉर्चर करने के लिए, जलील करने के लिए, राना जाहिद तुर्की वाला ने भी फिर उधर टीम बनाई कि जो जलील हुए थे उनको पकड़ा। अपना शुरू से ही एक अंदाज़ है, फितरत है ना, फितरत नहीं बदलती। वो ये कि मैं हमेशा जो कमज़ोर, ज़ईफ़ और लाचार होता है ना, उसके साथ होता हूँ। कभी भी मैं जीतने वाले के साथ नहीं खड़ा होता। जो हार रहा हो मुझे आप उधर ही पाओगे इंशाल्लाह। तो मैंने उन्हें जनाब जोड़ा, तो टीम बना ली। मैंने कहा अब हम कातलों के कातिल बनेंगे, यानी अब हम उनको अजियत देंगे जो पाकिस्तानियों को पकड़ के अजियत देते हैं। इलीगल जाते हैं ना, मसला ये होता है कि बंदा जब उधर इलीगल जाता है, जाके उससे किसी चीज़ की खबर नहीं होती, और इस तरह के शिकारी गात लगाए उधर बैठे होते हैं। जो टर्मिनल है उधर का बस स्टॉप, जहाँ पे जाके गाड़ी उतारती है, बस से आप उतरते हो, तकरीबन 1 माह जलील होकर जंगलों में रह के, दाढ़ी बड़ी, बुरे हाल, खारिश पड़ी होती है। तो उधर जब देखते हैं ये इस तरह पाकिस्तानी हो, हाँ जी, वो देख रहा होता है इधर भी को थोड़ी बहुत इंग्लिश जो हमें आती है वो बोलता है, नहीं पता चलता उन्हें। तो फिर इस तरह के पाकिस्तानी जानबूझ के करीब से गुजरते हैं और फिर वो मदद के लिए पुकारते हैं, भाई पाकिस्तानी हो। हम तो पहचाने जाते हैं दूर से ही, वो तो गोड़े चिट्टे लोग हैं और हाँ हमारी तरह के नहीं है, रंगत ऐसी सांवली नहीं है और सुनहरी बालों वाले होते हैं। तो हमारे तो बाल भी आप देख लें प्योर काले हैं, तो पहचाने जाते हैं हम। तो फिर हम एक दूसरे मदद मांगते हैं, जी मदद चाहिए आपसे। वो मदद हम क्या मांगते हैं, अच्छा चलो इधर साथ ही घर है मेरा घर, चलो खाना पीना करना, जिससे फ़ोन करना है वो करवाएंगे, चले जाना।
अब बंदा कहता है शुक्र है को पाकिस्तानी मिला। ये तो शुक्र तब वो अदा करता है ना पूरा जब वो अंदर जाता है। जब अंदर जाता है तो खाना वगैरह खिला देते हैं, उसके बाद उससे पैसे चार्ज करते हैं। मैंने भी खाना खाया, ठीक है, मैं भी इसी तरह बेयारो मददगार था। आप मुझ पे हुआ तो असल में ये हुआ ना, पर मुझे ये अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने कहा जी हाफिज़ बंदा इसे मारना नहीं। हालांकि मैं मदरसे से भागा हूँ, हाफिज़ पूरा भी नहीं, तो ये तो खैर उन्हें नहीं था पता। तो उन्होंने जनाब क्या किया कि मुझे खाना खिलाया। मुझे भी इसी तरह कोई दोस्त आया, ले गया, खाना खिलाया, और मुझसे उन्होंने 500 लीरा तलब कर लिया। मैंने कहा खाना 500 लीरे का, पाकिस्तानी तो 15,000 रुपया बन रहा है। तो उन्होंने कहा आपको ट्रेन में लेके भी तो आए ना इधर। मैंने कहा 5 रुपये का आपने कार्ड जो है उधर स्वीप किया। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं 500 रुपये आपका फसाब हो गया, और ये आपको हम इसलिए कुछ नहीं कह रहे, ये डंडे देख लें, आपको इसलिए कुछ नहीं कह रहे, आप ज़रा मौलवी बंदे हो। मैंने कहा चलो। तो 12 रबीउल अव्वल भी थी, तो फिर जनाब उधर क्या हुआ कि मैंने ख़त्म शतम भी दिए ये वो, लेकिन वो मुझे साथ रखते थे, उन्होंने छोड़ा नहीं मुझे। उन्होंने पाकिस्तानी मुझसे 35,000 रुपया लिया, मारा नहीं मुझे। मैंने दे दी, मैंने कहा मारना नहीं, पैसे मिल जाएंगे हजूर, मुझसे मार, मैंने मार खा ली तो कहाँ इधर तुम्हारा बाप करेगा। पैसे दिए मैंने जनाब, पैसे दिए, उधर से छूटा। तो फिर मैंने कहा आज़ाद हूँ। हाँ, फिर मैंने कहा आप एक नेकी करो, मुझे काम पे भी लगवाओ। चलो ये उनकी नेकी है, उन्होंने काम पे लगवा दिया। राइडर का काम मिल गया, मोटरसाइकिल पे होम डिलीवरी। तो फिर इसी तरह के जो मैंने वाक़यात देखे, तो मैंने उन बंदों को जोड़ के मैंने एक टीम बनाई जनाब उधर। और मैंने चूँकि मैं रोड पे रहता था मुसलसल, गली गली का बंदे ना चीज़ को पता है। इस्तांबुल का जो दुर्थिंजी लेवंट है ना, उसकी गली गली का, मोहल्ले का पता है मुझे, कहाँ जाना है, क्या जाना है। और फिर मैंने बंदों को छोड़ा कि जी आप ना पता करो कि कहाँ कहाँ पे, ये उसे तुर्की ज़ुबान में कहते हैं सेफ़ लगाना। बंदे को सेफ़ लगा देते हैं, और ऐसा सेव करते हैं कि बंदा 6 माह तक मरहम पट्टी करवाता रहता है। और जब उसकी वीडियो आती है, अभी भी यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ हैं, आप देखिएगा, बंदे को मुसलसल मार रहे होते हैं तसलसल के साथ, जैसे एक रिदम के साथ गुलूकार गाना नहीं गाता, वो रिदम नहीं तोड़ते, मार रहे होते हैं। और बंदा ऊपर से चीख रहा होता है कि जी मेरी जो ज़मीन है ना, जो आखिरी एक हाथा, एक प्लॉट बचा, वो भी बेच दो, कुछ कर दो। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास नहीं होते, वो कहते हैं बैंक से कर्जा ले लो, कुछ कर लो, कोई गुर्दा बेच दो, हमने एक दफ़ा बचा लो, हम आके आपको दे देंगे। तो ऐसे वाक़यात हज़ारों हैं। तो ये चीज़ है। फिर मैंने जनाब उधर रहते हुए टीम बना के फिर उन लोगों को ठीक किया। और जुल्म ज़्यादती तो हम किसी पे करते ही नहीं थे। जाके मैंने उनसे बात की ऐसे जैसे आपसे कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर इधर रहना है तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा काम, अगर ये काम नहीं छोड़ना तो ये इलाका छोड़ना पड़ेगा। तो कुछ तो गर्म हुए, कुछ की समझ में आई, और जो गर्म हुए फिर हमने उन्हें ठंडा किया, और जिन लोगों को समझ आई उन्होंने कहा ठीक है जी हम करते हैं। लिहाजा फिर जब तक मैं था वो इलाका दुर्तिंजी लेवंट मुकम्मल तौर पे दहशतगर्दों से पाक था। दहशतगर्द किस किस्म के, जो बंदों को अगवा करते थे और खौफ व हरास फैलाते थे। ये था मेरा उधर का हेल्प सेंटर। और अभी जो मैं चला रहा हूँ रेहान हेल्प सेंटर, वो थोड़ा और तरह का है। उसमें काम मेरा यही है, लेकिन दूसरी तरह का। मैं बंदों को डिजिटलाइज़ करता हूँ, बंदों को अवेयरनेस देता हूँ कि आप किस तरह इस्तांबुल में रह के, जहाँ वो हैं तुर्की में, क्योंकि हमें तो पाकिस्तानियों को सिर्फ इस्तांबुल में रहने की जगह मिलती है। बाकी अगर हम कहीं भी जाएँ ना, तो इस्तांबुल के अलावा किसी भी शहर में फ़ौरन पहचाने जाते हैं और फ़ौरन पकड़े जाते हैं। और इस्तांबुल में हमें इस चीज़ का फ्री हैंड है, जहाँ भी चलें जाए। बल्कि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे नहीं था पता कि यहाँ इस्तांबुल ख़त्म हो गया, मैं उधर भी चला गया तो फ़ौरन पकड़ा गया। मैं उन्होंने कहा ये इधर क्यों खड़े हो, नेदन बुर्दा उथरी और सुन। मैंने कहा ये इस्तांबुल है। उन्होंने कहा नहीं, सड़क के उस तरफ है, यहाँ तक भी पाबंदी है। मैंने कहा ठीक है जनाब। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह यही वाला अपना काम था। उधर हेल्प सेंटर उधर भी था, इधर भी, लेकिन फ़र्क मैंने आपको बता दिया। जी संतोष, बहुत अच्छा लगा आपकी पूरी हिस्ट्री सुन के। लेकिन मैं ये सवाल आपसे करूँगा, मुझे ये बताएं राना जाहिद साहब तुर्की वाला, आप तुर्की क्यों गए और इलीगल तरीके से क्यों गए? और आप जब तुर्की वहाँ गए, एक ही सवाल में 3 सवाल हैं, आप जवाब दे देंगे, पूरी कंटिन्यू बता देंगे। पहले तो आप तुर्की क्यों गए, इलीगल तरीके से क्यों गए, और वहाँ जाते हुए कोई यानी कि पाकिस्तानी बंदा डायरेक्टली वहाँ जाके एक दिन में तो तुर्की नहीं सीख सकता, वहाँ इस तरीके से जाना, जैसे आप गए हैं, काफ़ी लोग गए होंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनको समझना कितना आपके लिए मुश्किल रहा, उसको आपने कैसे फेस किया? जी संतोष, सबसे पहली तो बात यह है कि तुर्की क्यों गया। 2011 या 12 में तकरीबन एक ड्रामा मैं देखता हूँ जिसका नाम है इश्क ममनू।
इश्क ममनू में देखा मैंने कि जनाब बड़ा खूबसूरत इलाका, और इस्तांबुल का वो समंदर किनारे जो इलाका है उसका नाम है सरियर। बड़ा अलीट क्लास लोग उधर रहते हैं, पोश एरिया, तो उधर ही ज़्यादातर शूटिंग्स होती हैं। और वही जो सरियर का इलाका है वो इस जो यूरोप में आता है ना, इस्तांबुल, उधर से शुरू होता है बिल्कुल। यानी उधर एक पुल है जिसका नाम है मीर तैमूज़, खोपरू, खोपरू पुल को कहते हैं। तो पुल की उस तरफ एशिया है, इस तरफ यूरोप है, और उस जगह पे अक्सर शूटिंग्स होती है। तो मैंने वो देखा, बड़ा खूबसूरत इलाका है ये, वो मुझे हसरत हुई जाने की। तो मैंने ख्वाहिश का इज़हार किया, अल्लाह पाक ने आसानी की, चला गया। हालांकि ना फाइनेंशियली तौर पे मैं पैसे थे मेरे पास, ना कोई बातचीत, और ना ही उधर जाने वाला। एक लड़के का पता चला जो उधर था, मैंने उससे पूछा, उसने कहा हाँ ठीक है ये वो, लेकिन उस वक्त लीरा की वैल्यू कुछ ज़्यादा थी, आजकल कम है। मुझे हुआ बस, मैंने एक दोस्त से बात की, वो मुझे दोस्त से मैंने कहा यार थोड़े से पैसे चाहिए, मैंने ना इधर जाना है तो आपको दे दूँगा। वो अल्लाह का बंदा, उसे विरासत मिली हुई थी नई नई, उसने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, उसने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक है जनाब, 1.5 लाख रुपया चाहिए। उसने ले लो, अभी ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा तो मुझे दे देना। इस तरह मुझे शौक़ हुआ, मैं गया और इलीगल गया। ये जो थोड़ा सा ऊपर इलाका आता है जहाँ हम बैठे हैं, इससे ऊपर थार का इलाका, इधर से गुजरते हुए जाते हैं जनाब पैदल। थार के इलाके से गुजरते हुए हम जाते हैं पैदल, पता नहीं कौन सा इलाका है। और उधर लोग होते हैं जो कि पूरा नेटवर्क, पूरी ये टीम चलती है। तो क्या चार्जेस करते हैं? किस कोई भी नहीं चार्ज करता। आप जब तक तुर्की नहीं ना पहुंच जाते, आपसे 1 रुपये की कोई डिमांड नहीं करता। देखें कितना बड़ा नेटवर्क है। कभी इत्तेफाक हुआ तो किसी दूसरी इंटरव्यू में बताऊंगा ये पूरी स्टोरी, कि ऐसे प्रोटोकॉल उन लोगों ने हमें दिया जैसे हमको वज़ीर ख़ारजा हैं। यकीन जाने संतोष साहब, एक काम कर रहे हैं बड़ी बस जो होती है ना 72 सीटी, उसमें उन्होंने हमें बिठाया। इससे पहले तो बड़ा तकलीफ़ सफ़र इधर से रहा। जैसे ही हम उधर पहुँचे, और उधर पहुँचने के बाद ईरान की बात कर रहा हूँ, ईरान के बाद जाना था तेहरान, और जिस टीम के ज़िम्मे था हमें तेहरान पहुँचाना, उन्होंने जनाब हमें डिग्गियों से निकाला। इससे पहले डिग्गियों में सफ़र था, बसों की डिग्गियों में निकाला और सीटों पे बिठा दिया। अब मैं देख रहा हूँ ऐसे कि यार पूरी बस में सवारियाँ ही सवारियाँ हैं और हमें बिठा दिया, हम तो पहचाने जाएंगे। हर कोई मोबाइल में लगा है, कोई कुछ है, लड़कियाँ भी हैं, ख़वातीन भी, उम्र रसीदा भी, बच्चे भी, और हम जा रहे हैं। जब तेहरान जाके उतरे तो पता चला कि ये सब प्लानिंग थी। वो बस वाले भी, वो सवारियाँ भी इनकी अपनी थी, आप अंदाज़ा करो। और फ्री ऑफ कास्ट हम जा रहे हैं, कोई पैसा नहीं। तेहरान आया, माको आया जो तुर्की का और ईरान का बॉर्डर है, उधर जाके उतरे। उन्होंने हमें उधर आगे छोड़ा। 15 घंटे मैं चला उधर, ईरान से चला 15 घंटे, और पहुंचा कहाँ? तुर्की। तुर्की के पहले शहर में पहुंचा दोगोब्याज। उधर जब मैं पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ जनाबे वाली के, उधर जाके फिर ऐसा कमरा। तो आप अकेले हो गए, अब आपको संभालना है, सब कुछ आपको करना है। नहीं, प्लान तो नहीं था ना? नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे साथ लोग थे 400 का फिगर आजकल बड़ा मशहूर हुआ है। 400 छोड़ो, वो यादगार वाला वाक़या मुझे याद आ गया, उधर भी 400 था। 400 छोड़ो, 500 लोग थे हम जिसमें बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन। और मुझे बड़ा डर लगे, रात को बड़ा दुख हो, ये क्या वो क्या। लेकिन जब मैंने इधर देखा तो ख़ातून, इधर देखा छोटे छोटे बच्चे। एक उठाया एक आदमी ने, एक हाथ उंगली पकड़ाई हुई है। मैंने कहा अब तो गम ही भूल गया, मुझे अपना भूल गया, उनका पड़ गया कि अब इनको किसी तरह से पहुँचाना। तो अल्लाह का शुक्र है हुआ, 15 घंटे में वो चला, उधर पहुंचा। उधर जाके जनाब क्या देखते हैं कि उधर फिर उन्होंने डिमांड की कि लाएं जी पैसे दें, अब आप तुर्की पहुंच चुके हैं। देखें कितना बड़ा नेटवर्क है। अगर खुदा न खास्ता रास्ते में मैं पकड़ा जाता, वापस आ जाता, किसी ने कोई पैसा नहीं था लेना, कोई नहीं था मांगना। बड़ा प्यारा बड़ा सेटअप था। और उस वक्त की, इसे डेंकी लगाना कहते हैं। उस वक्त की डेंकी, हाँ, उस वक्त की डेंकी ऐसे थी जैसे आप ड्राइंग रूम में बैठे हो, समझ लो। एक व्लॉग बनाते, लोग व्लॉग बनाते जा रहे थे जी, तुर्की, पाकिस्तान से तुर्की व्लॉग, यूट्यूब पे हैं पड़े हुए। उधर जाके फिर मैंने पैसे दिए, और पैसे दे के 1-2 दिन उन्होंने रखा मुझे उधर। बाद में बस पे बिठा दिया। बस 24 घंटे चली और इस्तांबुल आ गया। फिर जाके मैं उधर रुका। फिर अब मैं बता चुका, मुझसे तकरीबन 1.5 लाख रुपया पाकिस्तानी, 2016 की बात है। तो पहुंचने के बाद मैंने फिर उसी से कहा भाई वो जो आप मुझे 1.5 लाख देने वाले हो ना, वो दे दो। उसने कहा ठीक है, कौन सा अकाउंट है? मैंने कहा ये बड़ा नेटवर्क हो। उसने उसी वक्त, वो तो 1.5 लाख आपने उनको दिए ना चार्जेस? नहीं, उनको देने थे ना। जब मैंने तुर्की पहुंचना था तो वो मेरे दोस्त के पास ही थे,
अब उनको दे दो। हाँ। मैंने कहा इस अकाउंट में भेज दो, उसने भेजे, उन्होंने कहा जी डन है। कोई बेईमानी नहीं, यानी कि 2 नंबर काम वो 1 नंबर तरीके से करते हैं। तो उन्होंने कहा जी आ गए हैं जी राना ज़ाहिद कौन है जी? मैंने कहा जी मैं, आ गए हैं आपके पैसे। मैंने कहा आ गए हैं, ठीक है। तो आप उनके लिए मौजूद हो जाते हो, कमरा भी बदल देते हैं आपका, लेकिन उससे पहले वो जानवरों वाला जलील करने वाले कमरे में रखते हैं। अच्छा, ये था, मुझे शौक़ आया और मैं गया। अच्छा, उसके बाद जनाब दूसरी आपने बात की लैंग्वेज की। नहीं, आप जहाँ जैसे आपने पैसे दिए वहाँ से आप छूट गए, फिर आपने क्या, कहाँ गए? फिर उन्होंने बस में बिठा दिया ना। तुर्की के पहला शहर है दोगोबेयाज, मैं कर रहा हूँ, उधर पैसे देने होते हैं तब, अब और सेटअप है। उधर पैसे दिए, उन्होंने मुझे बस में बिठा दिया। बस में तकरीबन हम 100 के करीब बंदे थे, और बस जो थी बड़ी थी, तो कुछ सीटों पे कोई खड़ा है, कोई इस तरह बदल हो गया। उन्होंने बिठाया, 24 घंटे बस चलती है और इस्तांबुल आ जाता है। इस्तांबुल जाके मैंने वो पहले बता चुका हूँ कि जो हुआ मेरे साथ, इस्तांबुल बंदा पहुँच जाता है। उधर पहुँच के फिर मैंने 35,000 और दिया, मार ना खाने के, जो पकड़ा गया उधर। तो डायरेक्टली जाके पकड़ लिया आपको? उधर ऐसे ही होता है ना, जब मैं उतरा तो मुझे पता ही नहीं था मैंने कहाँ जाना है। अब जी ये कौन सी जगह, इस्तांबुल आ गया, भाई निकलो निकलो निकलो, निकल गए। अब मैं उधर जाके कहूँ एक टैक्सी वाले से, कैन यू स्पीक इंग्लिश? होकर यो क्यों, नहीं सादा जो तुर्किया कौन, हाँ ठीक है। अब इधर देखूँ कोई ना। अब ये था कि वो जो गात लगाए बैठे होते हैं वो उधर होते हैं, देख लेते हैं कि हाँ भाई बंदा आ गया नया मुर्गा, समझ गए वो आराम से। हाँ, वो ऐसे गुजरता। वो भाजी गल सुने जी, हाँ पाकिस्तानी हो? हाँ जी पाकिस्तानी जनाब। परेशान? तो क्यों इधर क्यों खड़े हो जी? अभी तो आया हूँ, तो कुछ समझ नहीं आ रही, एजेंट का नंबर बंद हो गया, ये वो कहते हैं कि एजेंट का काम यहीं तक होता है। और ऐसे होता भी, आज तक उस ना एजेंट की शक्ल देखी, ना दोबारा नंबर, ना वो सामने ही आया कि कौन था। फ़ोन पर ही बात है जी, ये चलो, बड़ा नेटवर्क होता है, हर किसी को उसकी कमीशन मिल जाती है। ऐसा होता रहा, लेकिन अब नहीं, अब तो सख्ती बड़ी शदीद है ना। अब नहीं हो रहा, अब तो मार्केट आई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो फिर इसी तरह मैं उनके साथ चला गया। मैंने बताया कि जी ट्रेन में सफ़र किया 5 रुपये का, और खाना खाया, और मुझसे उन्होंने 500 लीरा मांगा, जो कि 15,000 रुपया। हाँ 35 दिया जी। तो ये इस तरह फिर मेरी उधर से जान छूटी। तो ये था इधर तक का सफ़र। उसके बाद लैंग्वेज की आपने पूछी, तो ज़ुबान मुझे जाते ही सीखनी पड़ी, क्योंकि मैंने उधर काम करना था, रहना था। मेरे पास जो कुछ था मैं तो उधार पकड़ के गया हुआ था, जिससे 1.5 लाख लिया, उसी से ही फिर और भी लिए कि भाई आप 35 और दोगे तो मैंने बचना, वरना मुझे बड़ी मार पड़नी है, तुम्हारा 1.5 लाख भी जाता रहना। उसने कहा अच्छा चलो यार मैं करता हूँ। उसने भेजे बेचारे ने, तो बड़ी उसकी मेहरबानी, आज भी मैं उसका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। तो फिर उधर काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उधर जनाब हेल्प सेंटर भी रखा है, सारा कुछ रखा है। हेल्प सेंटर तो मैं अब उसका नाम दे रहा हूँ ना, जो सर ने बना के दिया। उस वक्त यही था कि यार कोई भी काम में ना हाफिज़ होरां दसो वेख्या जे काम होंदा, क्योंकि टीम बना रही थी मैंने मजलूमों की, और हर बंदा इसलिए जोशो खरोश से काम करता था कि उन्हें पता था कि हमने भी ये वाली मार खाई हुई है। तो इस इलाके को फिर इस तरह पाक किया। ज़ुबान सीखी क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, उसके बगैर काम नहीं था चलता। और हर बंदा उधर इस वजह से परेशान होता था कि ज़ुबान ही नहीं थी किसी को आती, और जिनको आती थी वो बड़े नाज नखरे और बड़ा जनाब क्या है, अभी तो यार तुम्हारा रोज़ तुम बीमार ही हो तो चलो जाओ मेरी बात करवा देना, मैं करता हूँ। तो मैंने कहा इस तरह तो नहीं ना। फिर उधर रह के तुर्किश लोगों के साथ मैं मिला गिला, उनके साथ रहा। 3 साल रहे? 3 साल पूरे। तो मैंने फिर किस साल में आप गए थे? 2016 2016 और 2020 में मैं वापस आया हूँ, 2020 में वापस आया हूँ। तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है, फिर उनके साथ मिलन भी रहा, भी सब कुछ ठीक हो गया, और ज़ुबान भी सीखने का मौका मिला, क्योंकि मैं पाकिस्तानियों में नहीं था रहता। पाकिस्तानी, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, पाकिस्तानी इस तरह का कमरा होता है, उसमें 10-12 पाकिस्तानी रह रहे होते हैं, और कम अज़ कम 5-6 सिगरेट हर वक्त लगे होते हैं। वहाँ सिगरेट होते हैं? तो पीते हैं पाकिस्तानी सिगरेट। टेंशन होती है, काम उन्हें मिलता नहीं, ज़ुबान उन्होंने सीखनी नहीं, काम मिलता नहीं, और सिगरेट पे सिगरेट, और फ़ोन करेंगे घर, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमें पैसे भिजवा दो। तो आपने ज़ुबान कैसे सीखी? ऐसे सीखी कि उधर लोग पीते थे सिगरेट, मैं हो जाता था पागल के यार एक सिगरेट नहीं बर्दाश्त होता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे जो जॉब मिली तो मेरी खुशकिस्मती कि मेरे मालिक ने मेरा रवैया देखते हुए ये कहा कि, मालिक को पतरून कहते हैं उधर, पतरून ने कहा कि तुम ऐसा करो, हम तुम्हें अगर कमरा दें तो अकेले रह लोगे? मैंने शुक्र किया, मैंने कहा रह लूँगा, कोई मसला नहीं। तो मैंने कहा मेरे साथ कोई बंदा नहीं रखना, और अगर रखना है तो ऐसा कि कोई सिगरेट ना पिए। उसने कहा नहीं सिर्फ तुम रहोगे और कोई नहीं होगा। मैंने कहा जी डन हो गया। मैं फिर अकेला रहा उधर।
अकेला रहा और मेरा चूँकि लेन देन कारोबारी मामला हर किस्म के बंदे और हर फैक्ट्री हर गली में था, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा ज़ुबान सीखने का मौका मिला। क्योंकि लोग एक फैक्ट्री में काम करते हैं, वो एक ही तरह की कह लें कि ज़ुबान बोल सकते हैं कि उन्हें फैक्ट्री के हवाले से ज़ुबान आ रही होती है। मैं जगह जगह गली गली जाता था, तो हर काम वाले से मिलना, मुझे हर चीज़ का पता, इस काम को क्या कहते हैं, इस काम को क्या कहते हैं, तो इस वजह से मुझे ना ज़्यादा मौका मिला। तो ये उनकी मेहरबानी, उन्होंने सिगरेट लगाए, मैं भागा उधर से, मालिक ने भी ऑफ़र दे दी, मैं उधर रहा, फिर मैं उधर ही रहा और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वक्त गुजरा अपने उस मालिक के साथ। अच्छा जाहिद भाई, मुझे ये बताएं, देखा जाए कि अगर हम किसी और इलाके में जाते हैं, हमें आती नहीं है, काजू में अभी जाता हूँ चाइना में, मुझे चाइनीज़ आती नहीं है, लेकिन अगर हमें रहना ही वहाँ है, तो माहौल के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से हमें सीख जाएंगे जैसे आप सीखें। वो इस तरह है कि जैसे सर रेहान अल्लाह वाला साहब फरमाते हैं कि अगर आपने सीखना है ना, और जो सीखना चाहते हो आप, फिर पाकिस्तानियों से दूर हो जाओ। अगर मैं पाकिस्तानियों में रहता, जो कि ऐसा हुआ है, सर ने तो अब बात की, मैंने अब सुनी, लेकिन फार्मूला सेम यही है। जब सर ने बात की कि ये फार्मूला, तो मेरी आंखें खुल गई कि यार इसी फार्मूले के तहत तो मैं तुर्किश सीखा हूँ। अगर मैं पाकिस्तानियों में रहता तो मैंने यही कहना था, यार चाय बना ओए, अंग्रेज में रहता तो यही, तो यही चीज़ें होती। तो जब मैं रहा उधर हूँ बड़ा मजबूर हो के, तो उन्होंने बोलनी मेरे साथ तुर्किश, तो मैंने एक तो लबो लहजे से अंदाज़ा करना कि इन्होंने क्या कहा है, बहुत मुश्किल हुआ। हाँ, दूसरा मैंने उस बात को नोट करना, फिर जब कस्टमर चले जाना तो मैंने कहना बॉस आपने ये कहा था, इसका क्या मतलब है, ये है ये। सबसे पहले तो मैंने सवाल करना सीखा ना, कि कोई चीज़ हो तो मैं कैसे कहूँ कि ये क्या है। तो उसने कहा आप कहोगे बू ने आ भी, मैंने कहा ठीक है, ये मैंने फिर कर लिया, बू ने आप भी, बू ने शेफ फलां, ये इस तरह के। तुर्की में अगर कहना हो मुझे राना जाहिद बहुत हैंडसम है, हाँ, तो आप कहेंगे राना जाहिद चोक यकशिकल आदम, चोक यकशिकल मिसिन, यानी कि हैंडसम हो। तो मुझे लोग कहते थे चोक यकशिकल मिसिन, मैं कहता था एक मिनट, उसी वक्त गूगल ट्रांसलेट करना, अब बोलो, तो उन्होंने कहना चोक यकशिकल मिसिन, यानी कि यू आर हैंडसम। तो मैंने कहना जी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया। तो फिर उस बात को रट्टा मार मार के ज़ुबान पे नहीं था ना चढ़ता, यक शिकल मिसिन है, आप कहें यक शिकल मिसिन, हाँ, तो अदायगी में फ़र्क आ रहा है। तो ये चीज़ को मैंने फिर ठीक किया उधर, लेकिन रट्टे वाले तरीके से। सबसे पहले मैंने उधर काउंटिंग सीखी, 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4 10 तक बीर इक्की उच्च दुर्थ बेश आलते यदि सैकिस दोकुज ओन, 10 तक हैं, और वो सीखी। उसके बाद जनाब फिर एक गाना आया उधर जो कि रैप था। मैंने कहा ज़ुबान अगर तेज़ करनी है तो ये रैप सीखनी पड़ेगी। फिर वो रैप सीखी तुर्किश ज़ुबान में। गिजे गोलगिन राहत नबक बिदी दुन कदरिम वक्त न यार सैनी दुशलरी अन्ना या जगता दुन मुमलकतिन हाली नबक आल दिदनी छंतसना गिदी उर बरक्त बिद फस्तसना दुन बकमा अरकसना बिद गलतत कल्बिम बुम्बसना अदालती खोई दो उर्तसना बिदुन दुल्दिक वल्तसना फ़कीर पारदन हबर युकमा जंगीन में बतकसना हादियुन नूरुंदा सोयले के मिकिमिन नूरुंदा जिलान यातियो कोइनुंदा, यहाँ तक ही ठीक है। तो ये मैंने सीखी जब, हाँ जी, तो ये ब्रीथलेस किया जब मैंने ये रैप की, तो ज़ुबान पे तुर्किश लैंग्वेज शुरू हुई आनी, आ ही नहीं थी रही, चढ़ती नहीं ज़ुबान पे। अब मैं कहता हूँ सना बीर शायद सोयला में किस्ती और, लेकिन इसको करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की। आपको बताओ, मैं उधर पानी की बोतल भी उठाता था तो यही कह रहा होता था सना बीर शायद सोयला में किस्ती और, सना बीर शायद। तो 1 2 लोगों ने सुना और कहा बोलो, इसका मतलब है मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो 1 2 लोगों ने सुना, कहा बोलो क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा मैं सबक याद कर रहा हूँ भाई। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर लोग शुरू हो जाते, कहाँ से हो जी, पाकिस्तान। नए आए हो जी, नया आए हो, बिल्कुल। तो इस तरह जुमले बनाए मैंने कि जी अगर डॉक्टर के पास जाना है तो क्या कहूँगा उससे, तो अगर उधर जाना है तो क्या कहूँगा उससे। वो मैंने अपने बॉस से सीख लेने और याद करते रहना करते हैं। तो इस तरह जाके ये सारी चीज़ें। वहाँ के लोग कैसे हैं, अगर कोई गर्लफ्रेंड बना ली तो आपने कितनी बनाई? यार ये तो आपने बड़ा पर्सनल सा सवाल कर लिया। अच्छा, जैसे आपने थोड़ा सा पहले मुझसे पूछा कि आप चोक, आप बहुत हैंडसम अगर कोई कहे, ये उधर एक खतून ने मुझसे कहा था जो कि मुझसे 1 साल बड़ी थी उस वक्त। तो जब मैं गया उधर तो उसने मुझे देखा तो वो मुझसे यही बात करने लगी कि सन चोक यक शिकल मिसिन। हाँ, मैंने कहा वो क्या होता है जी। तो वो बातें करे और मैं आंखों में देख रहा था कि खतून कुछ कहना चाह रही हैं। तो मैंने फिर उनसे कहा जी शुक्रिया। जब मुझे पता चला, मैंने कहा लेकिन माफ़ी चाहता हूँ मोहतरमा, मेरे 5 बच्चे हैं,
तो उसने कहा पहला तो झूठ ये है कि तुम शादीशुदा ही नहीं हो, और दूसरा तुम 5 बच्चे कह रहे हो। मैंने कहा नहीं 5 ही हैं। तो इस तरह नहीं होता, माफ़ी चाहता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा, ये यूरोप है, मैं पाकिस्तानी हूँ, हमारे यहाँ वो आगे से कहती हम भी मुसलमान हैं। मैंने कहा आप हो, मैं नहीं कहता, लेकिन आपका माहौल हो रहा है। ये जो कपड़े आपने इधर पहने हैं मुसलमान होके, अगर आप पाकिस्तान आके पहनो ना तो गोली से उड़ा देंगे, नहीं काम चलता इधर। और आप अगर किसी ऐसे इलाके में हो, अगर खैबर पख्तूनख्वा जाके ऐसे पहनो है तो वो भी पाकिस्तान, तो पता चल जाए। तो फिर ये वाक़या हुआ। फिर बस ज़रा फिगर ही ऐसा, स्पोर्ट्समैन अर्ज़ किया मैंने। तो आज से कुछ 4-5 साल पहले ज़रा इससे ज़्यादा जवान था। तो फिर एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैं वही कर रहा हूँ ना, एक नई चीज़ थी लोगों के लिए। लोग इस तरह बाल पकड़ते थे मेरे, तुमने ज़रूर कलर किया। मैं कहता था नहीं कुदरती हैं, इतने तो काले होते ही नहीं। मैंने कहा आपने इतने काले देखे ही नहीं। मेरी आंखें ऐसे ऐसे करते थे, हैं ये काला है मुकम्मल तौर पे। उनकी आंखों के बीच में वाइट होता है और नीली आंखें। 1-2 बंदे की मैंने ग्रीन आंखें भी देखी उधर। तो वो हैरान होते थे ये क्या इतना काला लेंस है वो। मैंने कहा कुदरती है यार, इतना काला तो नहीं ना होता। मैंने कहा पाकिस्तानी ऐसे ही होते हैं। तो जिस इलाके में मैं था पाकिस्तानी गिनती से मिलते हैं उधर। हालांकि दूसरे इलाकों में एक इलाका है सुल्तान शिफली, बड़े ज़्यादा पाकिस्तानी। उधर तो ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान ही आ गया। तो उस बाज़ार का जो नाम है उन्होंने रख दिया पाकिस्तानी गला। तो उस गले में पाकिस्तानी बैठे हो, गली तो पाकिस्तानी बैठे होते हैं और उन्होंने गंद भी डाला होता है। नहीं समझते कि गला गली होनी चाहिए, वो गला उन्होंने नाम रखा हुआ है पाकिस्तानी गला। कहाँ जाना है पाकिस्तानी, मुझे बड़ा इश्तियाक हुआ। मैंने कहा जाना है। जब मैं गया तो उस गली में एंटर होते सारी मैंने कहा बिल्कुल पाकिस्तानी है। जगह जगह कूड़ा भी फेंका हुआ है। और इतवार का दिन था, लोगों ने बाहर रख के वो मोबाइल के साथ बूफर भी लगाए हुए हैं, गाने सुन रहे हैं। और गाने कौन से, इंडिया के। कोई अकरम राय सुनना है। मैंने कहा बिल्कुल। एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा कि पाकिस्तान आ गया। अच्छा बात करें वो जो आपने सवाल पूछा गर्लफ्रेंड की, तो मुझे कोई ऐसा नहीं हुआ कि मैं अगर किसी से कहूँ कि आप मुझे अच्छे लगे। ये वहाँ 2-3 ख़वातीन ने मुझे ज़रूर कहा था। और आपने किसी को नहीं कहा? नहीं मैंने किसी को नहीं कहा, क्योंकि अगर मैं कहता ना तो मैं इधर ना होता। उधर ये औरत राज है मुकम्मल तौर पे। औरत किसी को कह ले तो कह ले। अगर मैं औरत को कह दूँ और औरत कह दे है इसने मुझे ऐसे कहा है, सिर्फ उसने ऐसे कहना है और आपको उधर इतनी मार पड़ती है, इतनी मार पड़ती है कि छोड़ दो। अगर ऐसा होता तो नहीं। हाँ अलबत्ता 2-3 को मैं बोल चुका था कि मैं शादीशुदा हूँ ये वो, क्योंकि नई चीज़ को होता है ना। अगर अब हमारे बीच एक नए दोस्त आए हैं अली अख्तर जमान, वो हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन मुकम्मल अंग्रेज़ लगते हैं, ब्रिटिश लगते हैं। अब उनको मैंने पहली दफ़ा देखा जब उनकी रिक्वेस्ट आई, तो मैंने कहा यार एक अंग्रेज़ की रिक्वेस्ट मैंने उसी वक्त एक्सेप्ट की। ठीक है, तो यही मामला था। वो मुझे देख देख के हैरान थे कि यार सामली रंगत, और वो सामली रंगत को बड़ा पसंद करते हैं। मैं कहता था मैं भी आपकी तरह गुलाबी गाल हूँ ये वो। कहता था छोड़ो ये चाहिए ये, मैं कहता था मुझे ये चाहिए ये। तो मेरा मालिक अक्सर मुझसे यही बात करता था। तो 2-3 ख़वातीन ने कहा, जिनमें से एक ने तो फिर ऐसी जान खाई मेरी, ऐसी जान खाई अभी तक। उसने कहा, मैंने उसे थप्पड़ मारे, हालांकि जो नहीं था हो सकता। मैंने कहा मार दो, ये जान ही नहीं छोड़ रही। मैंने उसे जलील किया। जलील से मुराद के जैसे वो गुजरांवाला का जो एक्सेंट है, छोड़ दो मुझे। तुर्की भी मैं बोलता था, लेकिन इस मामले में नेदन बैनी मरका दसिन, क्यों मेरे पीछे पड़ गई उन नेदन बैनी पेशिम दसिन बरक बैनी आरती का अल्लाह अल्लाह नेस्ती। और सुन क्या चाहती है मुझसे? कुछ नहीं, मेरे साथ चाय पी लो। मैंने कहा चाय तो पी लूँ, पैसे तुम दोगी? उसने कहा मैं ही दूंगी, चाय पी लो। जी चाय पी ली भाई, चाय पी ली। उसने कहा कुछ नहीं चाहिए हजूर आपसे, आप बस ना बस मुझे डांटे नहीं ये वो। तो मुझे लगा कि शायद पैसे पूसे खाने वाली हो ये वो, लेकिन वो सच्चा प्यार वो सच्चे प्यार में मुब्तला, और फिर मुझे पैसे खिलाने वालियों में शामिल हो गई। और पैसे भी उसने कहा पैसे पूसे कोई मामला नहीं, मैं दिया करूँगी ये। मैं चूँकि उधर हाफिज़ आदमी था, हर बंदा इज़्ज़त करता था। लोग दम करवाते हैं हजूर, अजी सर दर्द हो रही है हाफ़िज़ साहब ये वो, और हाफ़िज़ साहब ख़त्म देना है आप आ जाएँ। ख़त्म जाके देने, दुआएँ करनी, तलावत सुनानी, नातें सुनानी। तो इस वजह से मैंने कहा यार मेरी इज़्ज़त ख़राब करोगी तुम। तो एक दफ़ा मेरी दुकान में आ गई, जाए ना, मैंने ऑर्डर पे जाना था। मैंने उसे अंदर बंद किया और ताला लगा दिया। मैंने कहा अब इधर ही रहो। और तुर्क लोग जो हैं वैसे देख रहे हैं बाहर खड़े कि ये हो क्या रहा है। अब वो औरत अगर कहती कि इसे पकड़ लो तो सब ने पकड़ लेना था, ठीक है, लेकिन वो किसी को बात ही नहीं थी करने देती। 1-2 लोगों ने मुझसे कहा कौन हो तुम? मैंने कहा क्या मतलब कौन हो? पाकिस्तानी, इसके साथ क्या कर रहे हो? मैं कहा ये तो आप उससे पूछो ना। मैंने फिर कहा कि जी बताएं आप अपने भाइयों को क्या। तो वो कहते थे क्या मसला है? आबी भाई को कहते हैं। कुछ नहीं आबला, ठीक है। तो ख़ातून की मर्ज़ी हो तो उधर कुछ भी हो सकता है भाई,
खातून एग्री हो। एग्री हो। तो मैंने फिर उसे अपने बच्चे दिखाए, बच्चों से वीडियो कॉल करके दिखाया कि खातून मैं शादीशुदा हूँ, ये वो कहे ये तुमने सच बोला, तुम तो वाकई बड़े इंसान हो, तुम एक बड़े आदमी हो, ये वो, वरना लोग तो झूठ बोलते हैं। तो काफ़ी सारे और भी ऑफरें थी, शादी कर लो, ये वो। मैंने कहा नहीं, शादी हो सकती है, ये वो वहाँ पे लड़की चाहे तो लड़की तो हो सकती है। और पाकिस्तानी मरते थे उधर इसी चीज़ पे, हाथों को काटते थे कि हाफिज साहब इधर तो ये हमें देखती नहीं, तो ये आपके साथ होती है। मैंने कहा भाई वो चाहती है, अगर मैं उन्हें कुछ कहूँ तो मुझे तो इधर लितर पड़े ऐसे का कोई छुड़ाए ना। वो पागल हो गई है, उसका दिमाग ख़राब है, तो मैं इसमें क्या करूँ। तो वो या शक्ल समझती है, हैंडसम समझती है, उसकी मेहरबानी है, अल्लाह जानता है। हालांकि उसके जो आसपास हैं, उसके जो कज़न भाई वो इंतहाई खूबसूरत हैं, सुनहरी बाल, नीली आंखें, तो ये इसको पागल को क्या हो गया। तो उसने भी फिर साबित किया कि जी मैं आप ही को चाहती हूँ, मुझसे शादी कर लो। उधर ये होता है शादी करनी है तो 2 सोने की अंगूठियाँ चाहिए होती हैं, और लड़के ने अरेंज करनी है। वो कहती थी मैं 2 सोने की अंगूठियाँ ले आती हूँ, मुझसे शादी कर लो। मैं कहता था पागल ना बनो, मेरे बच्चियाँ ले आता। अच्छा मुझे ये बताएं कि वहाँ पे आपको तुर्किश की जो तुर्किश सिटी की यानी कि रूल रेगुलेशन कैसे लगे, कौन सा रूल रेगुलेशन पसंद आया जो अगर पाकिस्तान में कायम हो जाए तो हम बेहतर बनते? सही। एक तो ये चीज़, ये वाली डिजिटल लिटरेसी, अच्छा वहाँ पे हर बंदे को पता है इस चीज़ का, तकरीबन हर बंदे से मुराद के 80% तक तो पता है, और हमारे 20% पता है और 80 को नहीं पता। फ़र्क ये है। उधर ये है, उधर तो कोई बंदा अगर गलती से भी कुछ जुर्म कर पाए ना, तो वो कहता है एक दफ़ा छोड़ दो, मेरी अम्मी की भी तौबा, अब्बू की भी तौबा मैं नहीं करूँगा। क्यों कि बंदा जहाँ भी खड़ा होता है ना, 3 जगह कैमरे लगे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं जहाँ भी खड़ा हो। और अगर बस में बैठ जाए तो उधर भी 4-5 कैमरे तो बस में नस्ब है। और वो जो कार्ड जिसमें आप लोड करवा के और उसे जाके ऐसे स्कैन करते और किराया कट जाता है, कंडक्टर तो होता नहीं बस में, वो कार्ड आपकी जनाब मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट दे रहा होता है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ उठे, कहाँ बैठे। नहीं किया तो आपको पुलिस पकड़ लेगी उधर। तो ईमानदारी बड़ी है जनाब उधर। उधर ये होता है कि शाम के टाइम, जब इस्तांबुल का बता रहा हूँ, ये कार्ड वाला सिस्टम इस्तांबुल में है, बाकी शहरों में पैसे ही चलते हैं। अच्छा, जब छुट्टी का टाइम होता है तो उधर जनाब सारे बंदे जो है ना यकदम गाड़ी पे सवार होते हैं। हालांकि गाड़ी में सवार होने के लिए आगे वाला गेट इस्तेमाल होता है, लेकिन जब रश ज़्यादा हो वो सारी ड्राइवर खोल देता है। और जो सबसे पीछे भी होता है ना बंदा, वो भी उधर से कार्ड देता है अगले को, वो अगले को देता है, वो अगले को देता है, और एक बंदे ने उधर ऐसे स्कैन करना होता है, ठीक है। और फिर वो ऐसे पकड़ाता है ऐसे सबको, ये कार्ड किसका है, हाँ जी ये कार्ड किसका, वो कहता है मेरा, ये कार्ड किसका, ये मेरा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बंदा चढ़ा और उसने कार्ड ना उधर स्वीप किया हो या स्कैन ना किया हो, ठीक है। और जिसके पास नहीं होता है को पैसे, कई दफ़ा मुझसे लोगों ने कहा यार हमारे पास कार्ड नहीं मिल रहा, पता नहीं कहीं गिर गया, आप मुझसे पैसे ले लो, कार्ड स्वीप कर दो। तो मैं मुफ्त में, मैंने कहा यही तो मौका है पाकिस्तान को बेहतर साबित करने का। मैंने कहा लें जी, कार्ड मैं आपका स्कैन करता हूँ और पैसे पास रखें, कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो पूछते थे कहाँ से हो, फिर मैं बताता था फ़ख्र से जी पाकिस्तान से। हाँ जी, वो पाकिस्तान से हो, बिस्मिल्लाह, ओ माशाल्लाह, कारदिश भाई। के हवाले से मैंने 2-3 यूट्यूब किए थे खातून से, तो वो बहुत चाहती हैं पाकिस्तान को। इस्तांबुल जो वहाँ पे आई थिंक काफ़ी मस्जिद जो है ना, हाँ वो मशहूर है। इस्तांबुल को कहा जाता है मस्जिदों का शहर, हाँ। और मस्जिदें भी हैं और ऐसी खूबसूरत और वसी कि क्या कहने जनाब। और फिर उधर जो कारी हजरात हैं उनकी किरत तलावत बड़ी अच्छी है, और अजानों का जो टाइम है, एक ही अजान होनी है एक वक्त में, हर तरफ गूंज आ जाती है अजानों की। हाँ जी। और हमारे तो इधर जनाब ये बरेलवियों की है, ये देवबंदियों की है, ये शियों की है, अजान ही होती रहती है और अगली। चलो ये भी अच्छी बात है। तो ये खैर इस्तांबुल की बात है कि इंसान उधर जुर्म करके फंस जाता है, निकलता नहीं। और कौन सा रूल अच्छा? और उनका पुलिस का निज़ाम अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त। मैं बगैर तुर्किश लाइसेंस के गाड़ी चला के आया हूँ। से हवाले से बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उधर की जो बलदिया है ना, टैक्स लेती है लेकिन सहूलत देती है बड़ी वसी। टैक्स भी दबा के लेते हैं। हम जैसे बिस्किट खा के वो पन्नी फेंक देते हैं, वहाँ ऐसे क्या? उधर फेंको तो सही ज़रा। उसी वक्त लोगों ने कहना दिल्ली मिशन, आर यू क्रेजी, उठाओ पकड़ो डस्टबिन में डालो। हाँ, ये किस लिए है बोनू खुला लाइब्रेरी मिशन, इसे इस्तेमाल करना नहीं आता? जी आता है करो फिर। तो फिर इस तरह, और सड़क पे थूकना हो तो भाई अल्लाह, ये क्या, बहुत बड़े जुर्म है, ये गलत समझा जाता है, अजीब समझा जाता है।
और किसी के घर आप दाखिल होते हो तो दरवाजे बाहर की जो दहलीज है उससे बाहर आपने जूते उतारने होते हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब मुकम्मल तौर पे। वो खुद उनके पहने होते हैं अंदर में? नहीं, कोई भी नहीं जी, उन्होंने साइड पे रखा होता है रैंक, उसमें जूते आपने रखने हैं और अंदर आना है, और मुकम्मल कारपेटेड होते हैं और कारपेट? हाँ जी, और जुराबें लाजमी पहनी। इस तरह हो ना, इसको भी आप समझते कि आपने जुराबें नहीं पहनी जनाब, जुराबें तो लाजमी वहाँ हैं, यानी कि कारपेट के हवाले से भी। जुराबें मस्जिद में भी और उधर भी। तो ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और पुलिस का निज़ाम बड़ा अच्छा है, कुछ भी नहीं होता उधर, कोई बंदा कुछ कर नहीं सकता। एक दो केस हुए हैं ऐसे कि किसी ने कोई चोरी की ये वो, लेकिन वो बेचारा जब पकड़ा गया तो टीवी पे चल रहा था कि जी इधर से चोरी की, इस गली में गया, आगे उस गली में गया, आगे उस, जैसे संजय दत्त की फिल्म देख रहे हैं आप, तो किस गाड़ी में बैठा, आगे कहाँ गया, किस घर में गया, उधर तक पुलिस उधर तो दोबारा वो नहीं कर सकते। वो कहता है एक दफ़ा छोड़ो आइंदा से अम्मी की भी तौबा, तो नहीं होता। तो ये सूरत हाल है। पुलिस का निज़ाम अच्छा है, बल्दिया इंतहाई ताकतवर और बेहतरीन जनाब, पुलिस बाइख्तियार है, ठीक है, लेकिन बाइख्तियार इसलिए कि सबको पता है कि पुलिस कुछ गलत नहीं करती और करती भी नहीं है। मुझे किसी ने नहीं तंग किया, पाकिस्तान से ज़्यादा उन्होंने इज़्ज़त की है, ठीक है। इधर तो पुलिस वाला पकड़ लेता ना, ले आओ कागज़, ले आओ लाइसेंस, ये वो, उधर ना भाईजान कागज़ होते थे गाड़ी के, लाइसेंस होता था पाकिस्तानी, वो दिखाता था, देख के हंसते थे, अच्छा पाकिस्तान से हो, ज़बरदस्त, अच्छा 2007 का लाइसेंस है तुम्हारा, बड़ी बात है यार, बड़े पुराने हो, ये वो, इस तरह की चीज़ें, तो ठीक है, छोड़ देते थे, कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं। इज़्ज़त की है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हमारी। और उसी तरफ आता हूँ, सफाई का निज़ाम, बल्दिया का, पुलिस का, और हॉस्पिटल का, तालीम का, ये पूरे तुर्की में एक जैसा है। सड़कें एक जैसी हैं, अस्पताल एक जैसे हैं, स्कूल एक जैसे हैं। अच्छा जाहिद भाई, जैसे वो निज़ाम आप बता रहे थे क्लीनेस के हवाले से, अगर पाकिस्तान में एक बंदा गुटखा थूकता है हमारे रोड पे, उसको वो वाली पिटाई एक मरतबा पड़ जाए, वो थूकेगा या उधर वो वहाँ चोट मारते हैं जहाँ इंसान को दर्द हो। इसकी वजाहत करता चलो, उधर फिज़िकली नहीं मारते, उधर जुर्माना करते हैं, और जुर्माना जब होता है तो बंदा कहता है मेरी सैलरी में से इतने कट गए, इसका तो मैं जनाब एक हफ्ते में अच्छा गुजारा कर लेता, मेरे 15 दिन गुजर सकते थे। तो वो दोबारा अपना गुटखा वगैरह जो है ना दबा के रखता है, कई जगह ढूंढता है, ठीक है। इस तरह नहीं होता उधर, ये गुटखे वगैरह तो खैर खाए नहीं जाते, चाय पी जाती है, और कोई ऐसी हरकत कर दे तो जुर्माना किया जाता है उसे। खाने के हवाले से बताएं, तुर्की में कौन सी ज़्यादा डिश चलती है? खाने उधर उनका आपको एक कितना अच्छा लगा उनका खाना? यार पहले तो समझ नहीं थी आती, क्या? पहले तो उधर एक चीज़ मिलती है, वेजिटेरियन चलती है ज़्यादा? ची कोफ्ता। चिको? ची कोफ्ता बिल्कुल वेजिटेरियन है, और लेमन का बड़ा इस्तेमाल होता है उस पर। मैंने खा लिया सीधा गले को, मैंने कहा अल्लाह मेरी तौबा, इतना खट्टा। तो वो लोग तो कहते हैं कि जी उधर तो कमर्शियल बनते हैं इस चीज़ पे, मैंने हर चीज़ को बड़ा मिस किया, लेकिन जो ची कोफ्ता है ना उसको तो बहुत मिस किया, और वो खाया जाता है उधर, बड़ा आम सी डिश है। उसके अलावा डूनर एक चीज़ है, एक बर्गर टाइप ही होती है, लेकिन बगैर मिर्चों के, उनके हिसाब से मिर्ची होती हैं, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आती। और अगर कोई सिंध का वो बंदा ज़्यादा मिर्चें खाने वाला, वो तो बिल्कुल कहे ये क्या है। सिंध के हैं वहाँ? सिंध का तो नहीं मिला मुझे, कोई मुश्किल। मुश्किल ही मिला है, बाकी पंजाब के बड़े लोग हैं। तो वो ये है कि बगैर मिर्चों के होते हैं, यानी हमारे हिसाब से मिर्ची होती हैं लेकिन इंतहाई कम, लाइट। एक उधर का शोरबा बड़ा मशहूर है जिसे कहते हैं मिर्जी मिर्च चोरबा। मिर्च में चोरा? मिर्जी मिर्च चोरबा, चोरबा यानी शोरबा, हाँ जी। तो वो बनता है मसूर की दाल से, बड़ा ही ज़बरदस्त, वो मुझे समझ आया। और उनकी जो मिर्चों का अचार है वो मैंने डब्बा रखा होता था पास कि यार कुछ भी ले आओ, मेरे पास हथियार है ये मिर्चों वाला। तो इस तरह चलता रहा उधर। चाय उधर की होती है जनाब बड़ी ज़बरदस्त, जैसे आपके सोफ़े का कलर है तो बगैर दूध के तो वो चाय मिलती है। मैंने फिर उन्हें दूध वाली चाय भी पिलाई, तो उनको वो अपनी दूध वाली चाय पे लगाया, फिर उन्हें पसंद भी आई। और क्योंकि पाकिस्तानी एक आपने दुकान अपना थी, जो तरीका है हाँ वो भी मैंने उन्हें बताया कि हमारा ये है। लिप्टन की चाय और टपाल की चाय वो मैंने दूध वाली बना कर दी, तो वो कहता है ये क्या, मैंने कहा दूध वाली चाय यानी कि सुतलू चाय तुर्की ज़ुबान में अगर कहें तो ये होता था जनाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी इसी तरह तरक्की करे। ये वो हम उधर अपने मुल्क की तारीफ़ें तो बड़ी करते हैं, बोलने नहीं था मैं देता। कोई भी एक बंदे ने कह दिया जी बड़े उधर तो गरीब से लोग रहते हैं, मैंने कहा क्या कह रहे हो गरीब, तो मैं पता ही नहीं कि क्या पाकिस्तान है क्या। मैं उसे इस्लामाबाद की तस्वीरें, ये देखो ये देखो ये वो हैरान, फैसल मस्जिद, अच्छा ये पाकिस्तान, मैं देखो तो सही यार, किस गरीब की बात कर रहे हो, गूगल पे जाओ, विकिपीडिया पे जाओ। वो जब ये चीज़ें होती तो
एक दो ने फिर आगे से सवाल कर दिया और मैं लाजवाब भी हुआ, तो फिर तुम क्यों इधर आए हो? मुझे पसंद आ गया। सैन नितिन बुढ़िया गैल दी सन। मैं कहता था सैरो सेहत के लिए आया हूँ, मैं देखने आया हूँ इस्तांबुल। क्या था? अच्छा अच्छा देखने आया, ठीक है। तो फिर गए नहीं, 2 साल हो गए। तो यार मुझे अच्छा ही इतना लगा, मैं गया ही नहीं। तो ये चीज़ें मैंने ये नहीं कहा कि जी ना जी ना, हम तो मैं यही कहता था जी पाकिस्तान बड़ा अमीर मुल्क है भी। तो हमें तो पता चला उधर बड़े गरीब से लोग, मैं जी गलत पता चला आपको, हम गरीब गुरूब नहीं हैं, बस आदतन गरीब हैं, जैसे सर रेहान अल्लाह वाला फरमाते हैं। तो बिल्कुल हकीकत भी है, हम आदतन गरीब हैं। इधर आके ही पता चला। उधर हजूर मेरा जो लाइफस्टाइल था ना, मुझे मेरा मालक कहता था कि तुम मालक हो। अच्छा। हाँ जी, वो मालक हो के उसने जनाब वो कंपनी की वर्दी पहनी होती थी, और मैं उधर वर्कर हो के मैंने उधर अपनी जीन अपने जोगर। और मैं कल एक इंटरव्यू में बता रहा था कि मेरे पास इतने उधर शूज़ थे कि मैं सोचता था यार इसकी बाड़ी तो अभी आई नहीं है। इतने शैम्पू कंडीशनर मैंने अपने रखे हुए थे कि अच्छा आज ये लगाना है वो लगाना है, यानी कि मेरा लाइफस्टाइल उधर ऐसा था। तो फ्रिज मेरी अंडों से बड़ी होती थी, जिम उधर मैं करता था। मेरा मालक कहता था पतरून के सैन पतरून सिंह, सैन पतरून सिंह। तो मैं कहता था नहीं आप ही पतरून हो। कहता नहीं नहीं सैन पतरून नहीं, तुम मालिक हो। तुम मालिक हो। तो खाना खाते हुए अगर कोई कस्टमर आ गया ना, तो मैं कहता मैंने नहीं उठना, सीधी बात। खाने के वक्त नहीं। मैं तो नहीं उठता। तो उनके यहाँ आ जाए तो उन्होंने खाना उधर ही छोड़ना, खुद उठ जाना। तो मेरे मालिक ऐसा करता रहा, अल्लाह पाक उसे ज़िंदगी दे, उसने बड़ा समझौता किया मेरे साथ। तो बड़ा मुझे बर्दाश्त भी किया इन चीज़ों पे। तो मैं कहता था खाने के वक्त मैं नहीं उठता, गलत बात है। अच्छा शायद आप कुछ इंटरव्यू में मैंने सुना था कि आपने मौत को इतना करीब देखा है जैसे मुझे देखा। जी बिल्कुल। तो वो कहाँ देखा? वो इधर से जाते हुए, जब हम गुजरते हैं ना इधर से थर के इलाके से, तो मैं तो ऐसे ही समझ रहा कि पाकिस्तान बड़ा छोटा सा मुल्क है ये वो, लेकिन ये बलूचिस्तान ही नहीं ख़त्म होता हमारा। बलूचिस्तान इधर वो गाड़ियाँ होती हैं और रेगिस्तान में हमें लेके जाते हैं, और एक छोटी सी जगह जहाँ के 6 आदमी आसानी से बैठ सकते हैं, उधर उन्होंने 25 आदमी बैठाने होते हैं। खड़ा करके उन्होंने कहना होता है 1 2 3 बैठ जाओ, और यकदम बैठना होता है, और जो ना बैठे उसे मारते भी हैं। और हमारे बलोची भाई तो वो बिठा लेते हैं उधर, तो फिर वो लेके जाते हैं। और रेगिस्तान में रात के वक्त लाइटें ऑफ करके गाड़ी जा रही होती है 100 पे 120 पे, कोई पता नहीं कोई गिर जाए तो बड़ी रिक्वेस्ट करके उनसे कहना पड़ता है उसे उठाना है। इस चीज़ के भी वो पैसे अलग से लेते हैं। विदाउट लैंप कैसे रास्ते में जा रहे हैं? सारा उनके दिमाग के अंदर GPS है, सारा मुकम्मल सारा पता है उन्हें। हम देख रहे होते इस वीराने में ये कहाँ लेके जा रहे हैं, कहीं पहाड़ी से ना गिरा दे कुछ ही है वो। लेकिन वो पूरा सही ले जाके उधर छोड़ते हैं। फिर उधर जनाब वो जंगल है, वीराना है, कोई जानवर पड़ सकता है, कोई कुछ हो सकता है। तो उसके बाद जो मौत को करीब से देखने वाला वाक़या ना, वो तेहरान जाके पेश आया मेरे साथ। तेहरान बस की डिग्गी में उन्होंने मुझे छुपाया, पहले कार की डिग्गी में छुपाया। कार की डिग्गी में मेरे जैसे 3 आदमी मेरे साथ ही उन्होंने लटा दिए। वहाँ दम नहीं घुटा? दम घुटा, लेकिन मैं चूँकि पेशावर एक ड्राइवर भी हूँ और मैं मकैन थोड़ी बहुत ये चीज़ें भी समझता हूँ। मैंने उधर गाड़ी के अंदर बूट लगे होते हैं रबड़, मैंने सबसे पहले वो खींचे। तो अक्सर मौतें हो जाती हैं इस तरह लड़कों की, कई मौतें सुनने में आई हैं, देख मर जाते हैं लोग घबराहट से। एक तो घबराहट होती है ना कि डिग्गी में या अल्लाह खैर, और मेरा ज़रा सफ़र लंबा, इतना सफ़र ये कोई 1 2 घंटे के लिए, कम अज़ कम 6 घंटे के लिए होते हैं। तो आप 6 घंटे डिग्गी में हो, ना को हरकत ना को करवट, बिल्कुल फिक्स पैक लैमिनेशन हो जाती है। तो मैंने ऊपर से वो बूट उतारा रबड़ का, तो सांस आनी शुरू हुई। तो इस तरह की चीज़ें मैंने की। मैंने कहा डस्ट ही सही लेकिन सांस तो आए भाई। तो ये चीज़ें मैंने की। उधर निकला तो एक तो पठान था, वो पागल हम मर जाएगा ऐसे ऐसे ये हो। मैंने कहा वो मारेंगे, खामोश हो जाओ, नहीं हम मर जाएगा ये हो। तो वो वाला वाक़या हुआ। आगे गए, आगे एक मकान में उन्होंने 2 दिन रखा मुझे, और इतनी बड़ी रोटी मिलती थी या अल्लाह खैर। मैंने कहा साथ को आ रही भी दो ना, इस तरह तो नहीं ना। तो यानी समझ ही नहीं थी आती। तो बिस्किट वगैरह खा के गुजारा किया उधर। और फिर बिस्किट भी उनके अपने ईरान के, बाहर से उन्होंने कोई चीज़ लेनी नहीं, ना कोको कोला मिलती है ना, अपनी देते हैं वो। कोको कोला वगैरह नहीं मिलती उधर, क्योंकि ईरान बाहर से लेन देन करता ही नहीं किसी से। अच्छा, फिर जनाब बस की डिग्गी जो होती है ना एक नीचे बड़ी, वो तो थी, लेकिन एक और डिग्गी होती है जो कि इतनी होती है, तकरीबन 1 फीट जगह, ऐसे 1 फीट ऐसे। उसके अंदर कोनियों के बाल आपने सीधा जाके आगे से इस तरफ होना होता है, और जितनी ये जगह सोफ़े की, इतनी जगह पे आप सुकड़ के बैठ जाते हो। तो क्लच प्लेट,
सारा कुछ स्मेल आ रही होती है, ब्रेकें लग रही होती हैं। फिर आगे जब उधर से तेहरान के बाद एक सफ़र शुरू होता है कारों में, उसमें भी इसी तरह के एक बंदा डिग्गी में होता है बाकी सीटों पे, और मैं फ्रंट पे बैठा हुआ था ड्राइवर के साथ, और ड्राइवर पहाड़ी रास्ते में रात के वक्त लेके जा रहा था 180 पे, और मैं कहता था इमरजेंसी अगर टायर फट जाए, गाड़ी गिरती है, अक्सर गिरी होती है गाड़ी, तो किसी को पता तक ना चले कि हम कौन है और किधर गिरे हैं। हमारी जेब में आईडी भी नहीं होता, ये साथ में उनके पास होता है, हम लेके नहीं जाते, क्या ज़रूरत है। तो ये होता है। और रात के सफ़र में अगर कोई पहाड़ी से गिर जाए, जो मैं बताया मैंने कि 15 घंटे का, तो वो भी गिर जाता है, नहीं पता चलता, गिर जाता है, मर जाता है। और इससे पहले होता रहा है, उससे पहले और उसके बाद गोली भी चलती रही है, लोगों को लगी भी हैं, तो मर जाते हैं लोग गोली लगने से भी। लेकिन जिस दौर में मैं गया हूँ उससे पहले गोली चलती रही, उस वक्त नहीं थी चलती, और उसके बाद भी चली है। तो ये वाक़यात होते हैं इस तरह के। तो इस तरह मौत को करीब से देखा। उसके अलावा एक दफ़ा मुझे शौक़ चढ़ गया कि अब यूनान भी जाना है, यूनान भी गए। हाँ जी, यूनान गया हूँ मैं, 3 दफ़ा गया हूँ। तो पहली दफ़ा तो शुरू में जाते हुए फ़ौज ने पकड़ लिया, दूसरी दफ़ा उससे आगे तक चले गए, तीसरी दफ़ा तो काफ़ी आगे चले गए, जहाँ का सेम तरीका, सेम लीगल तरीके से इलीगल पैदल ही चलते हुए ही। तो 600 किलोमीटर 600 किलोमीटर हाँ जी, 600 किलोमीटर आप पंजाब से या कराची तक आए तो भी आप बहुत सारे शहर पाकिस्तान भी देख चुके हैं। हाँ जी। तो क्योंकि वो इलाका खाली है शुरू से, तो आप इस्तांबुल जहाँ मैं रहता था, कार में बैठते हो, उधर जाते हो तो 3 घंटे लगते हैं, बॉर्डर आ जाता है। बॉर्डर से कोई आधा घंटा पहले आप चलते हो, यूनान आ जाता है। उधर एक नहर है, नहर कोई तैर के क्रॉस कर लेता है, कोई बोट में करता है, बोट में ही करनी पड़ती है। साथ में बैग होता है ना, खाने पीने का सामान, ये वो। तो फ़ौजियों वाली ट्रेनिंग वो सारी होती है। वो फिर बोट में बैठ के आप उस तरफ जाते हो। 30,000 की बोट इस काम के लिए इस्तेमाल होती है कि इधर से आपने उधर जाना, बस उधर जाकर फिर आप पैदल चले जाते हो आगे। तो उन्होंने भी बड़ी दूर जो है ना कैमरे लगाए होते हैं किसी पहाड़ी की ऊंचाई पे, उधर से वो सारा देख रहे होते हैं, कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं आओ हम ही ने पकड़ रहे हैं। तो अब पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों ने ये भी पता कर लिया कि ड्यूटी किस वक्त चेंज होती है, वो कैमरे वाला एरिया उस वक्त गुजरना शुरू हो गए, जाना शुरू हो गए। तो इस तरह जाते रहे। और कुछ लोग गलती से यूनान में घुसने की जगह दाखिल होने की बजाय बुल्गारिया चले जाते थे। वो अलग। हाँ, और वो ज़िंदा इंसान पे कुत्ते छोड़ देते हैं। ये वाक़यात है बस एंड का, यानी कि जाना उसको वापसी भी नहीं आने देते। फिर क्या करते हैं? ज़िंदा इंसान पे कुत्ते छोड़ दें तो फिर क्या होता है। बुल्गारिया में हाँ जी, और कई ढांचे पड़े हैं उधर इंसानों के। तो ये हाँ, तो एक दफ़ा तो बड़ी समझने करीब से ही गुजरा। दरना एक जगह है उधर की, उसके सामने बॉर्डर है। तो लगा मुझे कि मैं शायद बुल्गारिया में चला गया हूँ, तो नहीं तुर्की था, लेकिन यूनान ही था। लेकिन एक दोस्त गलती से गया, पकड़ा गया, उन्होंने मारा भी और नंगा उसे तुर्की की तरफ रवाना किया। तो वो तो शुक्र अदा करे कि नंगा आया हूँ, आ तो गया हूँ, वरना कितनी वीडियोज़ यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हैं बुल्गारिया का लिख के कि वो ज़िंदा इंसान पे कुत्ते छोड़ते हैं और मार देते हैं बंदे को उधर, और बड़ी अजियत देते हैं उधर। ये इस तरह। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे राना जाहिद तुर्की वाला बात करके, और मुझे खुशी होगी अब आप हमेशा जाओ तो ईगल वे से जाओ, इलीगल वे से न जाओ। वो इनकी जो इलीगल वे से जाना चाहता है सो प्लीज़ इनसे कांटेक्ट करें। इनका व्हाट्सअप नंबर और फेसबुक राना जाहिद तुर्की वाला, आप फेसबुक पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा। और इनका जो यूट्यूब चैनल है उनका नाम राना तुर्की वाला। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें देखा और सुना। थैंक यू सो मच।